गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बीपीएससी का, पहले मैं आपको बता दूं कि 12 दिसंबर ये डेट एकदम फिक्स हो गई है कि 12 दिसंबर को ये बीपीएससी का प्री एग्जाम लिया जाएगा। बीपीएससी, ये बीपीएससी का प्री एग्जाम लिया जाएगा और अप्रैल के आसपास मान लीजिए हम लोगों के पास 4 महीने का समय होगा। ठीक, करीब करीब 4 महीने का समय होगा। उसी में हमें मेंस भी कवर करना होगा, उसी में हम लोगों को मेंस भी कवर करना होगा। अब देखिए बीपीएससी का जो सिलेबस है बहुत छोटा है। अगर हम यूपीएससी से कंपेयर करें तो बीपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक, क्योंकि मैंने 2019 में इसका प्री क्वालिफाई किया था। ठीक, 20 में मेंस लिखा था और इसी तरीके से बीपीएससी का और सीजीपीएससी का प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों दिया हुआ है। तो 2019-20 गोल्डन ईयर कर सकते हैं मेरा, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी खराब चल रही है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं बीपीएससी की जो सिलेबस है। हम लोगों की बीपीएससी का जो सिलेबस है हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए पढ़ने के लिए तो सब लोग बता देगा, क्या नहीं पढ़ना है कोई नहीं बताएगा। इसलिए आज मैं ये आपके सामने वीडियो लेके आऊँ तो हम लोग किस तरीके से बीपीएससी का जो प्री एग्जाम है क्वालिफाई करें। अब देखिए सबसे एक सिंपल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक कोई हो जाता है प्री और मेंस के लिए तो हो जाता है, वो होता है करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। अब करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई हम लोग को जैसे रामसर साइट मिल जाते हैं, कई सम्मेलन मिल जाते हैं, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं। तो उनसे पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला फोकस करेंगे किस पे, करेंट अफेयर्स पे। किस पे, करेंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है। देखिए बेसिकली दिसंबर में एग्जाम है तो कई लोग 2-2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो हम लोग समय को नहीं बर्बाद करेंगे। जनवरी से लेके, ठीक, जनवरी टू नवंबर तक, ठीक, नवंबर तक हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जनवरी से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर्स हम लोगों को पढ़ना है। कोई भी बुक पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, ठीक, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, या फिर तिरुट एरिया का बेस्ट करंट अफेयर्स है जो 6 मंथ और ईयरली आता है उसको पढ़ो। उन तीनों को पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स का काम तो हो जाएगा। अब बात रही करंट अफेयर्स के बाद की एक टॉपिक बचती है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसका सिलेबस का आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। मैं इसीलिए आपको सामने ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पूरा चीजें बताते रहूं। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक क्या है जो हमें पढ़ने हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें टॉपिक पढ़ने हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। सोर्स क्या क्या है, कहाँ से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पढ़ने के लिए सबसे सिंपल चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इंस्पेक्ट्रम ले लीजिए। इंस्पेक्ट्रम ले लीजिए, उससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो बिपिन चंद्रा ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से इंस्पेक्ट्रम बेस्ट है प्री प्लस मीन दोनों के लिए। इंस्पेक्ट्रम में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, सभी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो सभी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो इंस्पेक्ट्रम ले लीजिए, ठीक। इसमें टॉपिक क्या क्या है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उसकी नीतियां। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो कॉलोनी नीतियां होते हैं उसको औपनिवेशिक शासन बोलते हैं, उनकी नीतियां, ठीक, ये पढ़ने हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, ये भी हमें पढ़ने हैं। किसके लिए, बीपीएससी के लिए। सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ जो बीपीएससी का सिलेबस है जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें से कई मेरे भाई बहन और कई दोस्त ऐसे होंगे जो बीपीएसआई भी देने वाले होंगे, तो उसमें ये टॉपिक भी काम करेगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि ये सभी में आपको पूछा जाता है, पैट टेक्ट एग्जाम में भी पूछा गया, तो इस बार कई लोग बोरा के दिए हैं, ठीक है। लेखपाल की चाह में देखते हैं किसको कितना जॉब मिलता है। 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 की क्रांति से हर साल क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अब इस पे क्या करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये जो क्या नाम है, गोल्डन टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद है कांग्रेस की क्रांतिकारी गतिविधियां, जो अलग अलग क्रांतिकारी थे कुछ न कुछ करके उत्पात मचा रहे थे, उनके बारे में पढ़ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है।
गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है, विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जो सिलेबस है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सिलेबस से बाहर मैं आपको बताऊं ना क्योंकि आपका समय ना बर्बाद हो, तो सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पत्र समाचार एवं पुस्तकें, कुछ समाचार थे, कुछ पत्र थी, कुछ पुस्तकें थी, वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, किसके लिए? सिलेबस के अनुसार। ये हमारा रहा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मेडवेल के लिए क्या पढ़ना है? मेडवेल के लिए पढ़ना है हमें गुलाम वंश पढ़ना है, ठीक है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। ये 5 वंश पढ़ने हैं और इनके साम्राज्य में क्या क्या हुआ ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1-2 भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है मेंस प्री और मेंस के लिए। मेंस में इस बार क्वेश्चन भी पूछे गए थे जहांगीर के चित्रकला से। मुगल भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए, मराठा भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में हमें पढ़ना है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। और मध्यकालीन भारत में जो लेखक आए थे जैसे अल-बरूनी आ गया था, फिर डॉसी आ गया था, इन सब जो लेखक आए थे इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, प्राचीन में इंपॉर्टेंट हम लोग का हो जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के इस बार भी क्वेश्चन आए थे, पिछले बार भी मेंस में क्वेश्चन आए थे, प्री में भी क्वेश्चन आए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। सोर्स क्या है? रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा की जो एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा, ठीक, आर.एस. शर्मा की जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th की, ठीक, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड, बार बार बोलना है, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी लीजिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा। किसके लिए? हम लोगों के प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। पूरा कवर हो जाएगा उसी में आपका पूरा का पूरा। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक पीरियड, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा बुक को पढ़ने में, इतनी मोटी सी बुक है, 1 हफ्ता लगेगा, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। इतने टॉपिक है इसी में से। अब अगला जो है हम लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, जो मैंने खुद भी कंप्लीट कराया है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बीपीएससी के नाम से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जो इसमें मैंने कवर कराया है उसके द्वारा। ठीक, जैसे प्रस्तावना पढ़नी है, हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, एवं स्त्रोत, जो मैंने विदेशी स्त्रोत 2 दिन पहले ही मैंने कंप्लीट कराया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत कितने राज्य हैं, कितने संघ है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी मैंने कवर कराए हैं। आप कहेंगे अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं इसका एक वीडियो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूंगा, आप उसमें से आप उसको जाके देख लीजिएगा। कार्यपालिका विधायिका के बारे में पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन तो पूछा जाना लाजमी है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा वही रखती है हमारे पंचायती राज व्यवस्था। संवैधानिक संस्थाएं और आपका जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके 3 वीडियोस मैंने आर्टिकल्स के डाले हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसका पूरा आपका कम से कम 50% आर्टिकल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। 150 के आसपास आर्टिकल मैंने कंप्लीट करवाए हैं। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेनी है, मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ लेनी है, जो मैंने खुद कंप्लीट करवाए हुए हैं, राष्ट्रीय आय मैंने खुद कंप्लीट करवाया है, और भारतीय कृषि एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, सार्वजनिक बिल के बारे में, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण। बजट याद रख लीजिएगा। अभी जो इडुटेरिया की जो बुक आई है, इडुटेरिया मैंने खुद इससे पढ़ा है, ठीक, इडुटेरिया की जो बुक आई है उसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप कोई और बुक फॉलो मत करिएगा, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसी से पढ़ के आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। अब भूगोल के लिए क्या पढ़ना है हमें? भूगोल में महेश वर्णवाल की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ले लीजिएगा। 6 to 12 एनसीईआरटी है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसमें पढ़ना टॉपिक क्या क्या है? जलवायु में मिट्टी पढ़ना है, पर्वत पठार मैदान पढ़ना है, नदी पढ़नी है, बांध पढ़नी है, कृषि पढ़नी है, खनिज संसाधन पढ़ना है, वन संपदा पढ़ना है, द्वीप समूह पढ़ना है, महासागरों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, और जनगणना। देखिए 2021 की जो जनगणना है उसको रद्द कर दी गई। अनुमानित आंकड़ा माना गया है 139 करोड़ के आसपास आबादी है हम लोगों की भारत की। अनुमानित आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो। 139 करोड़ इस समय वर्तमान में हम लोगों की भारत की आबादी हो चुकी है, अनुमानित आंकड़ा है। ठीक, जनगणना जो होने वाली थी रद्द होगी, तो हम लोग को पढ़ना क्या है? 2011 वाली जनगणना पढ़नी है, जो बीपीएससी में हर साल ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है कि एक क्वेश्चन घूम फिर के इससे कहीं न कहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम लोगों को पढ़ लेना है। ठीक, अगला टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा देश की राजधानी, देश एवं राजधानी। मतलब कॉमन चीजें हैं, ये तो सभी को याद होनी चाहिए। अगर वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको 100% याद होनी ही चाहिए। ठीक, भू आकृति के बारे में पढ़ना है, प्लेटों के बारे में पढ़ना है, उद्योग के बारे में, बंदरगाह के बारे में, परिवहन के बारे में, सौर मंडल के बारे में और जनजाति के बारे में। इसमें आपको इतना पढ़ लेना है। ठीक है, अब रही बात
साइंस में आपको देखिए मैं आपको 2-3 बुक सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो 6 to 12 मत पढ़िएगा, आप केवल 9th और 10th फिजिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 9th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 9th और 12th और कुछ टॉपिक हम लोगों के सर ने भी कंप्लीट करवाए हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी में कंप्लीट करा ही रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज आने वाले हैं, तो उनसे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है अगर 6 to 12 तो आप मेरे हिसाब से वो घटना चक्र ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, और या तो आप क्राउन ले लीजिए। आपको बिहार में क्राउन तो मिल ही जाएगी। लूसेंट भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि लूसेंट का उसमें वन लाइनर ही पूछे जाते हैं बेसिकली कि वायुमंडल के दाब को किससे मापा जाता है और शरीर का तापमान किसमें मेजर किया जाता है, परम शुद्ध तापमान क्या होता है। केमिस्ट्री में आपको पूछ लिया जाता है कि खनिज क्या होता है, धातु अधातु क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ये सभी चीजें आपको उसमें केमिस्ट्री वगैरह में घूम फिर के या फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि ये फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, जल का फॉर्मूला बताओ, ये सब चीजें आपको पूछ ली जाती है केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में आपको ज्यादा फोकस करता है न्यूट्रिशन पे, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, न्यूट्रिशन पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रेस्पायरेशन पे, और कुछ और आपके टॉपिक हो जाते हैं जैसे कि आपके इसमें स्टमक वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, लीवर किडनी के बारे में पूछ लिया जाता है। न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा फोकस रहता है उसका। न्यूट्रिशन में क्यों ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि न्यूट्रिशन से हमें कई सारे प्रोटीन मिलते हैं, फैट मिलते हैं, वसा मिलते हैं, कई सारे विटामिन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी विटामिन का क्या नाम है, कौन से विटामिन को रासायनिक नाम क्या है, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहेंगे तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप ये जो बुक आती है लूसेंट उससे खत्म कर लीजिए, या तो हमारे जो लेक्चर्स हैं उनसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कहाँ से पूछेगा किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना तो है कि आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आते हैं, 6 तो वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको 10 में 10 सही करना है तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, क्योंकि आपको उसमें जंतु विज्ञान है, पादप विज्ञान है, फिर आपका जो अभी करेंट जो मेजेंट्री एक नई संरचना खोजी गई है हम लोग के बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन में है, मेजेंट्री हो सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में खोजी गई है। नहीं तो फिर मधुकर सर को आप अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या नाम है, उनकी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक्सपर्ट है, उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला। तो मैं भी उन्हीं का सजेस्ट करूंगा अगर आपको देखना चाहते हो। पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों, क्योंकि उन्होंने पेड कोर्स पे कंप्लीट कराया, फ्री तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो उसको सजेस्ट करिए, नहीं तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए, मेरे हिसाब से वो सही रहेगा आपके लिए। अगर देखिए बेसिकली 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, वेटेज बायो का ज्यादा रहता है, ठीक, बायोलॉजी का ज्यादा रहता है, कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास बायो के रहते हैं, 15 के आसपास बायो के रहते हैं, 10 आपके किसके रहते हैं, फिजिक्स से रहते हैं, ठीक, और आप 5 के आसपास आपके रहते हैं केमिस्ट्री से, ठीक। हम लोग को 30 में से 30 नहीं करना है, ठीक, हम लोग का 30 में 20 भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा, 30 में से 20 भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा। 10 मैथ भी तो है भैया, हम लोग के मोहित सर जो है वो मैथ भी कंप्लीट करा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन मैथ भी तो है, तो 10 में 10 सही होने चाहिए मैथ, मेरे हिसाब से बहुत इजी मैथ रहता है, तो 10 में 10 सही होने चाहिए, यानी कि 20 और प्लस 10 हो गया हम लोग का 30, 20 और 10 हो गया टोटल 30। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको 30 मिल जाएंगे, करीब करीब 60 हो गए, ठीक। 60 में अगर आप 30 में से आप 20 भी कर लेते हैं, मानता हूं मैं 20 हो जाएगा, ठीक, तो 30 और 20 हो गया 50। बिहार स्पेशल, ठीक, बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कम से कम 15 उसमें से सही होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, 15 सही होना चाहिए, तो टोटल हो गया 65, ठीक, 65 हो गया। अब बचा करेंट अफेयर्स का, बिहार का करेंट अफेयर्स और क्या नाम है इंडिया का करेंट अफेयर्स मिला के टोटल करीब करीब वेटेज 40 के आसपास का रहता है, 35 से 40 को रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको 30 सही करना ही है, 100% आपको 30 करने हैं तो करने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन होने ही वाला नहीं है, भगवान भी नहीं करा सकते आपका सिलेक्शन, क्योंकि करंट अफेयर्स सिलेक्शन का रोड़ा बनता है, करंट अफेयर्स सिलेक्शन का रोड़ा बनता है, तो उसको आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से। कितने हो गए हम लोगों के 80, 5, 95 हो गए, और कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, जैसे कि कहीं से कुछ भी उठा के पूछ देता है, उसका कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन बिहार से क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चन आ जाते हैं 5-6 क्वेश्चन, तो उसको लेके आपका काम हो जाएगा। बेसिकली हमें 120 क्रॉस करने हैं, 120 क्वेश्चन क्रॉस करने हैं, और 150 में से हम 120 को लाने ही लाने, 150 में 120 को लाने ही लाने, मान के चलिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है 66 था, 66 का कट ऑफ है, 108 दिया था जनरल के लिए, ठीक, तो हमें 120 तो मान के चलना ही है कि हमें 120 सही करके आने हैं।
अगर आप देखिए बिहार एसआई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, आप दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं। बिहार एसआई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं स्पेशली ये बीपीएससी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ से आपको क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं और टॉपिक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न हिस्ट्री के इंस्पेक्टर ले लीजिए, एशियन हिस्ट्री के लिए रामचंद्र शर्मा ले लीजिए, मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए 7th और 8th क्लास की, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल ले लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए कोई भी बुक बिहार की ले लीजिए, पुनर्विलोकन हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, कई सारी बुक मिल जाती है, वो ले लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल ले लीजिए, और अगर हम लोग के पास टाइम रहा तो हम लोग भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे तो आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मोड सर पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्लासेस को कंटिन्यू करिए, आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बायो मैं कंप्लीट करा ही रहा हूँ, जितना हो सकता है हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, और मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो आप वहां से ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके और चैनल को हमारे आगे बढ़ाएं।